दिनों झारखंड में सर्द काफ़ी जोर है और कह सकते हैं कि जनवरी का मौसम चल रहा है और आने वाले फरवरी में एक बार फिर से झारखंड की राजनीति में काफ़ी गर्माहट आने वाली है। गर्मी इसलिए आएगी कि आगामी 2 फरवरी को कांग्रेस के नेता राहुल गांधी का झारखंड प्रवास है और 8 दिनों तक झारखंड में दौरा करेंगे। झारखंड के 13 जिलों से उनका दौरा घूमकर एक बार फिर से राजधानी रांची पहुंचेगी, जहां एक तरफ महागठबंधन के कार्यकर्ताओं में काफ़ी जोश और खुशी देखी जा रही है, तो वहीं दूसरी तरफ बीजेपी इसे किस तरह से देखती है, हम सीधे बात करेंगे। बीजेपी के प्रवक्ता अविनेश कुमार मेरे साथ है। सर, अभी का मौसम तो बहुत ठंड है, 2024 का चुनाव भी आने वाला है, लेकिन फरवरी में इसकी गर्माहट काफ़ी बढ़ जाएगी क्योंकि राहुल गांधी आगामी 2 फरवरी को झारखंड प्रवास करेंगे, क्योंकि 14 तारीख से मणिपुर से उनका न्याय यात्रा शुरू हो रही है। 2 फरवरी को झारखंड में आ जाएंगे। इसे आप कैसे देखते हैं? देखिए, ये सामान्य रूप से हम इसको देख रहे हैं, इससे कोई बहुत प्रभाव झारखंड के वायुमंडल पर नहीं पड़ने वाला है। झारखंड की जो राजनीतिक वातावरण और वायुमंडल है, ऑलरेडी यहाँ पर एक राष्ट्रवाद का बयार बह रहा है। आप पिछले दिनों देखिए जिस तरीके से तीनों राज्य में चुनाव हुआ, तो राहुल गांधी जी यहाँ 8 दिन रहें या 64 दिन रहें, 13 जिलों में घूमें या 26 जिले में घूमें, उससे झारखंड के राजनीति पर कोई बहुत बड़ा प्रभाव नहीं पड़ने वाला है। ऑलरेडी यहाँ की जनता ठगी जा चुकी है। आज जो हेमंत सोरेन के साथ जो कांग्रेस की सरकार है और जिस तरीके से झारखंड की दुर्गति हुई है, आज झारखंड जो कुशासन और कुव्यवस्था का शिकार हुआ है, इसका पूरा ठीकरा तो कांग्रेस और जेएमएम पर ही फूटने वाला है। लेकिन आपने देखा कि पिछले दिनों जिस तरह से केंद्रीय नेतृत्व ने प्रदेश प्रभारी का बदलाव किया, गुलाम मीर अहमद यहाँ के नए प्रदेश प्रभारी बने हैं, तब से लेकर के अब तक उनका 2 बार दौरा हो चुका है झारखंड, और इस दौरान कहीं ना कहीं अपने विधायकों के साथ, मंत्रियों के साथ और कार्यकर्ताओं के साथ उन्होंने बैठक की, और उनका पहला दिन का दौरा और पहला भाषण ये था कि अब कांग्रेस बूथ स्तर पर मजबूत करेंगे ताकि आने वाले दिनों में जो चुनाव होगा उसका लाभ उनके लीडर को मिले। देखिए, अब उनके प्रभारी मीर साहब जितना होमवर्क कर लें यहाँ, इसके पहले भी अविनाश पांडे बहुत होमवर्क किए, लेकिन मैंने जो कहा कि यहाँ की जो भ्रष्ट और निकम्मी सरकार है, जिसके कारण यहाँ के नौजवान, यहाँ के किसान, यहाँ की महिलाएं, मतलब जन जन में एक आक्रोश है। इसलिए कांग्रेस के प्रभारी जितना टास्क लोगों को देना है दें, और बूथ स्तर तक जाएं, मंडल तक जाएं, जिले तक जाएं, इसमें भारतीय जनता पार्टी को उससे कोई लेना देना नहीं है। लेकिन झारखंड प्रदेश की राजनीति का सही मूल्यांकन और सही दिशा और स्पष्ट नीति अगर किसी के पास है तो भारतीय जनता पार्टी के पास ही है, क्योंकि भारतीय जनता पार्टी ने जो विकास का एक ब्लूप्रिंट खींचा है झारखंड में, वो किसी से छुपा हुआ नहीं है। क्या आपको नहीं लगता है कि गुलाम मीर अहमद को झारखंड का प्रदेश प्रभारी बनाने के पीछे जो राजनीति है पार्टी का, कहीं ना कहीं उन वैसे समाज को अपनी ओर खींचने का प्रयास कर रहे हैं जो छूटे हुए थे? चाहे मुस्लिम की बात कर ले, दलित की बात कर ले, या किसी अन्य जो समाज है जो कांग्रेस से छूट गए थे, उसे जोड़ने का, समेटने का प्रयास कर रही है पार्टी। देखिए, कांग्रेस पार्टी विशुद्ध रूप से बेवजह राजनीतिक तुष्टीकरण की राजनीति करती आई है, और एक जिस समाज की आप चर्चा कर रहे हैं उस समाज को भी ठगने का काम किया इस कांग्रेस पार्टी ने। मीर साहब को लाकर लगता है कि वो समाज का पूरा वोट बैंक ले लेंगे। मैंने कहा ना कि झारखंड की जनता अब उतनी उल्लू नहीं रह गई है। अब ये आंख फाड़ के देख रही है कि किसके पास विजन है, किसके पास मिशन है, उसी को वोट भी करेगी। और आने वाला चुनाव में आप देख लीजिएगा, ये जो राजनीतिक तुष्टीकरण ये कांग्रेस पार्टी के लोग जो कर रहे हैं लगातार, इसका ईंट का जवाब पत्थर से यहाँ की जनता देने वाली है। सभी समुदाय का वोट भारतीय जनता पार्टी को मिलने वाला है। मोदी जी की गरीब कल्याणकारी योजनाएं किसी एक जाति के लिए नहीं है, सभी जातियों को मिला है। आप लिस्ट उठाकर देख लीजिए, उनकी जितनी भी गरीब कल्याणकारी योजनाएं धरातल पर उतरी हैं, उसमें सभी समुदायों का सबका साथ, सबका विकास, सबका विश्वास है। आपको नहीं लगता है कि राहुल गांधी की यात्रा मणिपुर से शुरू होगा, और मणिपुर में पिछले साल जो घटनाएं घटी है, कहीं ना कहीं एक बार फिर से उस मुद्दे को लोकसभा के चुनाव में फिर से उठाएंगे और झारखंड में प्रवेश होगा? तो क्योंकि आदिवासी बहुल इलाका है, आदिवासियों के साथ वहाँ पे घटना घटा, और झारखंड भी एक ट्राइबल स्टेट है, कहीं ना कहीं उसका लाभ राहुल गांधी के यहाँ मिलेगा। देखिए, झारखंड में मैंने कहा ना कि राहुल गांधी मणिपुर से चलें या नागालैंड से चलें या इम्फाल से चलें या अरुणाचल प्रदेश से चलें, उससे कोई फ़र्क नहीं पड़ने वाला है।
राहुल गांधी जी प्रथम तो राजनीतिक रूप से अभी भी अपरिपक्व हैं। उनके बयान को उठाकर देख लीजिए, उनका राजनीतिक दृष्टिकोण आप देख लीजिए। आज उनकी यात्रा से कौन सा बहुत बड़ा भूचाल आ गया। इसलिए ये मणिपुर से निकाले या नागालैंड से निकाले, यहाँ की जो जनता है, यहाँ का जो आदिवासी समुदाय है, वह जानता है कि झारखंड प्रदेश का निर्माण किसने किया। आदिवासियों के कल्याण को हित में रख के ही स्वर्गीय अटल बिहारी वाजपेयी के संकल्पों के कारण यह झारखंड का निर्माण हुआ था। इसलिए यहाँ के आदिवासी बहुत अच्छी तरीके से जानते हैं कि वोट किसको देना है। अच्छा, 2024 का चुनाव की बात कर ले, संथाल की बात करते हैं हम। एक तरफ जहाँ राजमहल है तो दूसरी तरफ चाईबासा है। पिछले लोकसभा के चुनाव में 19 की हम बात करेंगे तो आपकी पार्टी बीजेपी ने 12 सीट जीतने का काम किया, 2 पे नहीं जीत पाए, एक पर कांग्रेस, एक पर जेएमएम जीती है। इस बार जिस तरह से शेड्यूल तैयार हो रहा है, 2 लोकसभा सीट बीजेपी के लिए इतना महत्वपूर्ण क्यों है? क्योंकि पहले से ही केंद्रीय नेताओं का प्रवास होगा, 60 केंद्रीय नेता यहाँ पे आएंगे, उसमें गृह मंत्री तो शुरू पहले से ही कर दी उन्होंने अभियान चाईबासा से। क्या लगता है कि इस अभियान में पार्टी सफल हो पाएगी? देखिए, भारतीय जनता पार्टी लगातार सफल हो रही है। हमारी जो कार्य योजना है, भारतीय जनता पार्टी का जो राजनीतिक दृष्टिकोण है, हमारा जो राजनीतिक दर्शन है, वो सबके लिए है। इसलिए चाईबासा हो या राजमहल हो, वो दोनों सीट भी हम जीतेंगे, क्योंकि भारतीय जनता पार्टी का ऐसा मानना है कि भारतीय जनता पार्टी के कार्यक्रमों का लाभ हर उस लोकसभा और हर विधानसभा में जन जन को मिलना चाहिए जिसकी वहाँ की गरीब जनता हकदार है। इसलिए ये डंके की चोट पर मैं कर रहा हूँ कि इस बार झारखंड प्रदेश में एक बहुत ही अच्छा वायुमंडल बनने वाला है राजनीतिक रूप से, और भारतीय जनता पार्टी 14 का 14 सीट जीतेगी। कैसे जीतेंगे? महागठबंधन के लोग तो कह रहे हैं कि सरकार ने 4 साल का इतना अच्छा काम किया, सरकार के साथ जनता जुड़ी हुई है, और जो सपना बीजेपी देख रही है, इस बार सुपड़ा साफ करने का उन्होंने नीति बनाया है। देखिए, महागठबंधन, मैंने कहा ना कि हेमंत सोरेन जी पर जितने गंभीर आर्थिक आरोप लग चुके हैं, ये तो मुंह छुपाते फिर रहे हैं। अब केंद्रीय जांच एजेंसियां लगातार उनको समन पर समन दे रही हैं और वो बहानेबाजी कर रहे हैं। आज नहीं तो कल तो पकड़े ही जाएंगे। उस समय क्या दुर्गति होगी, इस राज का नाक कट जाएगा। हेमंत सोरेन जी और उनकी सरकार, उनका जो कुनबा है महागठबंधन का, लगातार यहाँ के लोकतांत्रिक मूल्यों के साथ खिलवाड़ कर रही है, जो नहीं होना चाहिए। अच्छा, हम बात करेंगे गांडे विधानसभा का। सरफराज अहमद जी ने इस्तीफा दिया, अध्यक्ष ने इस्तीफा का कबूल भी किया, उसके बाद झारखंड की जो राजनीति सियासत है काफ़ी भूचाल आ गया। आप इसे किस तरह देखते हैं? क्योंकि बाबूलाल मरांडी ने गवर्नर को चिट्ठी लिखा है कि वहाँ पे उपचुनाव ना हो, और उनका कहना है कि जब से पहली बैठक जो हुई थी सरकार की, उससे कहीं 5 दिन पहले उन्होंने इस्तीफा दिया तो चुनाव वहाँ कराए। दोनों आप भी गए राज्यपाल के पास और वो गए निर्वाचन आयोग के पास, तो ऐसी स्थिति में क्या आपको क्या लगता है कि वहाँ चुनाव होगी? देखिए, हमारे प्रदेश अध्यक्ष जी ने भी उस पर बड़े गंभीर आरोप लगाए हैं। जिस तरीके से गांडे उपचुनाव कराने का एक मतलब ज़बरदस्ती का एक विकल्प खड़ा करने का प्रयास ही सरकार ने किया है। बलि का बकरा बना दिया बेचारा विधायक को। क्यों, किस परिस्थिति में उन्होंने दबाव में उन्होंने वो इस्तीफा दे दिया। कुछ लोग तो कह रहे हैं बड़ा डील भी हुआ है। ये मैंने कहा ना पूर्व में कि लोकतांत्रिक मूल्यों के साथ हेमंत सोरेन अब खेल रहे हैं, और ये इनको महंगा पड़ेगा। जिस तरीके से आर्थिक अपराध में ये फंसते जा रहे हैं, इनका पूरा कुनबा फंसते जा रहा है, आने वाला समय देखिएगा इनको लालू प्रसाद यादव से भी ज़्यादा झेलना पड़ेगा कानूनी चक्कर। अच्छा, 22 तारीख को पीएम मोदी प्राण प्रतिष्ठा भगवान का करेंगे अयोध्या में। लोगों का कहना है कि ये सब चुनावी स्टंट है। भगवान को जनवरी में बुला रहे हैं, 500 साल के बाद भगवान अयोध्या में वापस आ रहे हैं। अगर राम मंदिर का प्राण प्रतिष्ठा करना ही था तो रामनवमी में कर लेते। ये पूरा राजनीति स्टंट बता रहे हैं विपक्ष के लोग, इसे आप कैसे देखते हैं? देखिए, राजनीतिक स्टंट तो है ही नहीं। मैं सिरे से खारिज करता हूं विपक्ष के इस बेतुके बयानबाजी को। राम मंदिर, भव्य दिव्य और नव्य राम मंदिर जो बन रहा है, ये जन जन की इच्छा थी, किसी पार्टी की इच्छा नहीं थी, केवल एक व्यक्ति की इच्छा से नहीं बन रहा। ये जन जन की इच्छा थी कि भव्य और दिव्य राम मंदिर का निर्माण हो। लंबे समय से इसका कानूनी लड़ाई लड़कर जनता ने जीता है। आज वहाँ दिव्य और भव्य मंदिर का निर्माण हो रहा है, तो स्वाभाविक रूप से देश के प्रमुख प्रधान सेवक उसका उद्घाटन करने जा रहे हैं। ये हर्ष का विषय है। उन्होंने मार्ग भी प्रशस्त किया है, देश के सभी समुदायों ने मिलकर वो रास्ता बनाया है। इसलिए विपक्ष के लग रहा है ऐसा कि अब नरेंद्र मोदी जी पूरे देश के सर्वमान्य नेता और मजबूती से उभर कर बनेंगे। तो ये बेतुके बयानबाजी को ला रहे हैं कि रामनवमी में होना चाहिए, तो फिर बोलेंगे कि नवरात्र में होना चाहिए। उसकी एक
अपनी तिथि है, ज्योतिषीय तिथि निकाली गई है, उस तिथि के हिसाब से ये तय हुआ है, इसलिए कोई राजनीतिक स्टंट तो है ही नहीं। ये जनमानस का मांग था और जनमानस ने इस भव्य दिव्य और नव्य राम मंदिर को बनाने का काम किया है और उसमें आज हमारी सरकार भी सहयोगी है, सब लोगों ने सहयोग किया है, जन जन का सहयोग है, तब जाकर वो मार्ग प्रशस्त हुआ है। वो देश का एक मान बिंदु था। अंतिम सवाल होगा, 2024 का क्या कुछ तैयारी है, कैसे मिशन 2024 को कामयाब बनाएंगे? देखिए 2024 की तो तैयारी ऑलरेडी लगातार चल रही है। भारतीय जनता पार्टी वर्ष भर काम करने वाली दल है, हम बैठते नहीं हैं, हमारा लगातार कार्यक्रम चलते रहता है। एक अखिल भारतीय दल होने के कारण, आज देश नहीं पूरे विश्व का सबसे बड़ा राजनीतिक दल होने के कारण आज भारतीय जनता पार्टी 24 घंटे तैयार है चुनाव के रण क्षेत्र में जाने के लिए और हम पूरे मुस्तैदी के साथ, दमखम के साथ चुनाव लड़ेंगे और जीतेंगे। कह सकते हैं कि एक तरफ जहां प्रदेश में ठंडी हवा चल रही है, वहीं दूसरी तरफ अगर राजनीति की बात करें तो राजनीति पूरा उबाल रहा है। यही वजह है कि इन दिनों झारखंड की राजनीति में कई ऐसे चीज़ देखने को मिल रहा है जो 2024 के चुनाव में भी देखने को मिल सकता है। अपने सहयोगी अमन के साथ नौशाद, लाइव इंडिया, रांची।